Some call me nature, others call me Mother Nature. I have been here for over 4.5 billion years, which is 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. For when I thrive, you thrive. For when I falter, you falter. For worse, I have been here for eons, for I have fed species greater than you. I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing stream, my forest, they can all take you or they can all leave you. How you chose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other, your actions will determine your fate, not mine. For I am nature. I will go on. I will be prepared to evolve. Are you? तो दोस्तों समझ में आया कि मदर नेचर हमें क्या समझाना चाहती है? नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से एंड तक सुनना, बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये आगे जाके हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, जो आगे जाके इस धरती का और इस देश का और इस पूरे वर्ल्ड का भविष्य बनने वाले हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब से हम इंसान होमो सैपियंस इस धरती पे अवतरित हुए हैं, हमारी इतनी हज़ारों सालों की जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, तब से लेके आज तक ये हमारी धरती माता जो है, ये हमारी जो मदर नेचर जो है, ये हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखती आ रही है। चाहे वो रोटी की कोई ज़रूरत हो हमारी, चाहे वो कपड़े की ज़रूरत हो, चाहे मकान की हो, हर ज़रूरत की हमारी ये जो मदर नेचर है, बिना किसी क्वेश्चंस आस्क्ड हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। हमने इस धरती के इकोसिस्टम का, इसके नेचुरल रिसोर्सेज का हमने हज़ारों सालों से भरपूर इस्तेमाल किया है, भरपूर एक्सप्लॉयटेशन किया है। लगातार हम करते जा रहे हैं। हमने जंगल काटे, हमने फैक्ट्रियां लगाई, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, हमने बड़े बड़े शहर बसाए, और हमने इस कदर अंधाधुंध हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया कि हमने कोई खुली ज़मीन छोड़ी ही नहीं। सब कुछ कंक्रीट बना दिया, पूरी धरती को हमने सीमेंटेड कर दिया। हमने पूरे फ्लोरा फौना को मार मार के, काट काट के हमने कई प्रजातियां जो हैं वो एक्सटेंड कर दी यार। हमने पूरी फूड चेन और नेचर के इकोसिस्टम का पूरा इक्विलिब्रियम की धज्जियां उड़ा दी हमने। नतीजा, हमारी इंटरफेरेंस और हमारी मदर नेचर के बीच का जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारा जो रिलेशन है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी इस इंटरफेरेंस का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, जिसको हम इन फॉलोइंग कैटेगरीज में आपको अभी बताते हैं। हमने ऐसा कोई पॉल्यूशन है, ऐसी कोई डिग्रेडेशन है जो नहीं छोड़ी यार। हमने एयर, वाटर, नॉइस, अर्थ, पूरा हमने जो है पॉल्यूशन किया है यार। हमारे पॉल्यूशन होने की वजह से इतने ज़्यादा जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो गए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है यार। हमारी फैक्ट्रीज़ ने इतना पॉल्यूशन फैलाया है, हमने इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न किया है, जिसकी वजह से यार इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है यार, कि कुछ बता नहीं सकते हम आपको। कि इस वक्त जो धरती है, उसका पूरा जो नेचुरल क्लाइमेट जो साइकिल था वो पूरा चेंज हो चुका है यार। जिसकी वजह से ग्लेशियर्स आपके जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं। आपकी यार बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, फ्लड्स इतने सारे आ रहे हैं, सुनामीज़ इतनी सारी आ रही हैं यार। आपने अभी देखा हमारे उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा हमारे जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं भाई। हमने इतनी ज़्यादा वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, हमने इतने ज़्यादा हमने क्या कहते हैं होटल्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, कि यार जो पेड़ हमारे पहाड़ों की जड़ों को जो रोक के रखते थे, मिट्टी को बांध के रखते थे, अब वो सीमेंट लगने की वजह से, कॉन्क्रीटाइजेशन होने की वजह से भाई ज़रा सी बारिश में पूरी पहाड़ मिट्टी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है और पूरी पूरी सड़कें और पूरा यातायात और पूरा कनेक्टिविटी टूट जाती है। एंड नेचुरल कैलामिटीज़, बाढ़, बारिशें, फ्लड्स, इतना कुछ आ रहा है यार।
तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी डेवलपमेंट, क्या ये वाकई में डेवलपमेंट है, हमें कहाँ लेके जा रही है यार। तो कहने को और क्या कहें यार, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा हो रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कहीं पे सुनामीज आ रही है, कहीं पे जलजले आ रहे हैं यार, कहीं पे बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं यार। ये सब यार हमारी जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है यार। भाई आपने देखा होगा कि यूके में कई ऐसे गांव हैं जहां पे 19 आई थिंक 55 या 60 से उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन रोक दिए। जो पुराने घर बने हुए वही घर रहेंगे उनके गांव में, उन रूरल एरियाज़ में, जो अब कंट्री एरियाज़ होते हैं उनके, वहाँ पे दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी फ्रेश कंस्ट्रक्शंस, बिकॉज ऑफ विच द नेचुरल ब्यूटी इज़ देयर, गुड क्लाइमेट इज़ देयर, पोल्यूशन फ्री जोन है यार वो। ऐसे यार हमें भी करना चाहिए यार, हर जगह पैसा या अर्बनाइजेशन, एट व्हाट कॉस्ट, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमारी ही जो इन्वेंशंस है, हमारी प्रगति जो है, हमें किस तरह अपने ही विनाश की ओर लेके जा रही है यार। और हम है कि हम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे यार, हम है कि कोई नए नए तरीके अपने विनाश के हम खोज ही जा रहे हैं यार। और इसी श्रृंखला में आज की डेट में एक बड़ा लेटेस्ट जो विनाशकारी जो हमारी इजाद है वो सामने आई है। तो पेश है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्या है ये क्लाउड सीडिंग? इस क्लाउड सीडिंग वो क्लाउड सीडिंग जो दुनिया के कई देशों ने अपनाया है, और दुबई ने तो हद ही कर दी है, जिसकी वजह से आज दुबई पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो जानते हैं दोस्तों क्लाउड सीडिंग क्या होती है और इसके क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों क्या है क्लाउड सीडिंग? तो क्लाउड सीडिंग एक वेदर ऑल्ट्रेशन टेक्निक है यार। ऐसे धरती के कुछ हिस्से जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्लाउड सीडिंग एक वेदर ऑल्ट्रेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ सूखा पड़ रहा है, लोगों को राहत देने के लिए और कुछ नेचुरल अपने जो वेजिटेशन उगाने के लिए या वेदर को बढ़िया करने के लिए वहाँ पे कृत्रिम वर्षा की जाती है। तो क्लाउड सीडिंग का जो प्रिंसिपल है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जिसको इजाद करके जिससे क्लाउड सीडिंग और जो प्रेसिपिटेशन कराई जाती है, यानी कि बारिश कराई जाती है, वो बेसिकली उसमें 3 सब्सटेंस यूज़ होते हैं। वन इज़ सिल्वर आयोडाइड, अनदर वन इज़ पोटेशियम आयोडाइड एंड थर्ड वन इज़ NaCl। तो ये NaCl है हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट। तो भाइयों इन तीनों केमिकल सब्सटेंसेस में एक ऐसी क्वालिटी है कि अगर इसको हम बादलों के बीच में अगर हम इंड्यूस कर दें, छोड़ दें, तो ये एक न्यूक्लाई की तरह एक्ट करता है, जिसके आसपास जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और कंडेंसेशन होती है, जिसकी वजह से पानी बनता है और फिर वो नीचे बारिश की तरह गिरता है। तो भाइयों इसका जो प्रोसेस है वो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इस क्लाउड सीडिंग को, मतलब ये जो सीड्स हैं बेसिकली जो केमिकल्स हैं, क्लाउड में इनको बोने का जो तरीका है वो धरती पर रह के भी कर सकते हो और आप ऊपर जाके क्लाउड्स के बीच में जाके भी कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि धरती के नीचे इन्होंने एक जनरेटर्स लगा रखे होते हैं जिसके थ्रू ये क्लाउड्स में सीडिंग करते हैं, क्लाउड्स बना बना के छोड़ते हैं ऊपर, जिसके अंदर ऑलरेडी ये तीनों सब्सटेंसेस होते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के थ्रू ये बादलों के बीच में जाके इनको सीड कर देते हैं वहाँ जाके, इन तीनों केमिकल्स को, जिसकी वजह से वहाँ पे ये न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं और आपके ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, कंडेंसेशन होती है और फाइनली प्रेसिपिटेशन होती है, जिसका मतलब है कि बारिश होती है यार। सो ये है भाई साहब क्लाउड सीडिंग का प्रोसीजर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग जनरली उन एरियाज़ में यूज़ करती हैं कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ड्राई एरिया है, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग जो है प्राइमरीली यूज़ की जा रही है। कई कंट्रीज़ वर्ल्ड के इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हो गया इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया IIT कानपुर में, US करता है, दुबई ने तो बहुत एक्सटेंसिवली किया है, चाइना करता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसको ट्राई किया है। बट कहने का मतलब ये है कि क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो कि आप नेचर के एक नेचुरल प्रोसेस में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैसे कि बाकी चीज़ों में भी हम लोग करते आए हैं। साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है, पर अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है कि बड़े मिक्स रिजल्ट आए हैं कि भाई कोई कहता है कि ये बढ़िया टेक्निक है, कोई कहता है कि यार ये बढ़िया टेक्निक नहीं है। बट आप कोई भी वेपन या कोई भी आप साइंटिफिक टेक्निक को जब आप यूज़ करें तो उसको उस तरीके से यूज़ करें कि जिसकी अति ना हो जाए और आपके ऊपर वो भारी ना पड़ जाए। अब जब हम ये जानते हैं कि यार इसके ऊपर मिक्स साइंटिफिक रिजल्ट्स आए हैं कि यार कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता इतना हार्मफुल नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या रीज़न था कि दुबई में इतनी बाढ़ आ गई यार? अगर ये इतना हार्मफुल नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों मेरा खुद का एनालिसिस इसमें ये है
कि भाई एक छोटी सी बात बोलूँगा मैं कि अगर मुझे ज़ुकाम है तो मैं कोशिश करूँ कि मैं ठंडा पानी ना पीऊँ, मैं आइसक्रीम ना खाऊँ। तो कहने का मतलब है कि हम वैसे ही इतनी अर्बनाइजेशन और इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इतनी कॉन्क्रीटाइजेशन कर चुके हैं कि भाई हमारी जो पूरी हमारी जो दुबई का शहर है वो एक रेगिस्तान से, रेगिस्तान यानी रेत, और वहाँ पे वैसी कम बारिश होती है। जब वहाँ बारिश होती होगी तो वो रेत जो है वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट क्योंकि अब यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगा यार 1980 और 2016-17 की तस्वीरें मैं लगा दूंगा, शेख जायद रोड को आपको दिखा दूंगा मैं, पहले पूरा रेगिस्तान था और अब वहाँ पे क्या है। तो कहने का मतलब ये कि जब पूरी आपकी अर्बनाइजेशन हो जाती है तो आपके पास ज़मीन ही नहीं बचती है, आपके पास कच्ची मिट्टी नहीं बचती है जो आपकी बारिश को झेल पाए। और ऊपर से क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं तो भाई वो पानी जो वैसे ही नहीं बरसता, जब वो इतना बरस जाएगा तो वो पानी जाएगा कहाँ, वो सड़कों पर ही तैरेगा, ऊपर ही आएगा तो आपको डुबोएगा यार। सो वन पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट माई एनालिसिस इज दैट कि अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द फ्लडिंग ऑफ दुबई यार, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो भाइयों देखा आपने, हम लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं पर हम उसको प्लान करके नहीं कर रहे हैं। सो सेकेंड रीजन फ्रॉम माई साइड, माई एनालिसिस इज दैट ड्रेनेज सिस्टम यार। आज से जब 40-50 साल पहले जब दुबई को उन्होंने बनाना शुरू किया होगा तब रेगिस्तान के हिसाब से उन्होंने ड्रेनेज डिज़ाइन की होगी, राइट। अब जब इन्होंने क्लाउड सीडिंग की एक नई टेक्निक सीख ली है जिसमें भरपूर पानी गिरेगा चेरापूंजी की तरह, तो भाई वो ड्रेनेज सिस्टम तो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा ना यार। ड्रेनेज जाएगा कहाँ, वहाँ तो पूरी आपने सीमेंट कर रखी है, देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम, ओवरफ्लो तो करेगा ही करेगा यार। सो दिस इज माई सेकेंड रीजन, इनएडिक्वेट प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। तो भाइयों रीजन नंबर 3 यार, ऑलरेडी आप एक गर्म एरिया में रह रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, ऑलरेडी वहाँ पे प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन का मामला नेचर की तरफ से चल रहा है। आप उसमें उठा के और क्लाउड सीडिंग कर दोगे तो डेफिनेटली इन्होंने जो 3-4 दिन लगातार क्लाउड सीडिंग की है वो बिना प्लान किए हुए इन्होंने एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कर दिए, जितना मतलब टिपिकली होना चाहिए था उससे ज़्यादा कर दिए, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल जो आपका प्रेसिपिटेशन और जो कंडेंसेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें इन्होंने और उसको 200% बढ़ा दिया, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो गई यार। एकदम क्लाउड बर्स्ट हुआ, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा शहर जलमग्न हो गया यार। सो दिस इज द रीजन नंबर 3 भाई। और रीजन नंबर 4 टोपोग्राफी। टोपोग्राफी समझते हैं ना आप किस लेवल पे रह रहे हो, किस पर्टिकुलर धरती के पार्ट में रह रहे हो और आपके आसपास का क्या आपका इकोसिस्टम है। तो टोपोग्राफी जो दुबई की है यार, वो यूएई की जो है, ये लोग बसे हुए हैं अरेबियन पेनिनसुला के साथ बिल्कुल सी लेवल पे, और इनका जो पूरा जो लैंड लॉक्ड एरिया है वो पूरा का पूरा फ्लैट बेड है एकदम। तो भाई जरा सा भी पानी आएगा, या तो समुंदर का पानी अंदर आएगा, सुनामी आएगी तो, या फिर आपका जो ऊपर का पानी है वो समुंदर में के लेवल पे आगे पूरा समुंदर जलमग्न कर देगा आपका, और वही ये हुआ। तो भाई टोपोग्राफी ने भी एक बहुत मेजर रोल किया है, क्योंकि आपका जो लैंड था वो बिल्कुल समुंदर के बराबर था, अगर थोड़ा ऊपर होता तो पानी आपका बह के समुंदर के अंदर चले जाता यार। प्लस इन्होंने इतना कुछ बना रखा है वहाँ पे, इन्होंने जुमेरा बीच बना रखा है, वो जुमेरा रेजिडेंसीज बना रखी है भाई, इन्होंने समुंदर के अंदर ही की रेत निकाल के ऊपर बना रखा है। आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये तो भाई साहब अल्लाह में ही जानते हैं यार। तो भाई टोपोग्राफी वॉज द अदर रीज़न वाई दिस फ्लडिंग हैज़ हैपेंड, बिकॉज सब कुछ फ्लैट समतल पानी के लेवल पे है इनका। आप सीधा चलते जाओ पानी में लैंड कर जाओगे, ऐसा नहीं कि आप पहले जाओगे फिर 4 कदम उतरोगे फिर पानी आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ टोपोग्राफी। तो दोस्तों ये थे वो मेन कारण जिसकी वजह से दुबई जलमग्न हुआ। आपने देखा होगा कि सारे चैनल्स पे सब यही दिखा रहे हैं कि यार एयरपोर्ट डूब गया, वो डूब गया, बट मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यार क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ यार। तो भाई आपने देखा कि हमने जब मदर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है, हमने उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है यार। तो दोस्तों मैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ विद अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट फॉर एवरीबडी दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम लोग खुद जो कर सकते हैं नेचर को संभालने के लिए वो करें। हमारी छोटी छोटी बिट भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेके आ सकती है यार। एक आदमी पहाड़ तोड़ सकता है, हम सब मिलके तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार। तो अपना हम लोग अपना काम करें, नेचर को कंजर्व करें, हम लोग रिसाइक्लेबल चीज़ों को यूज़ करें, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करें, अपने कचरे को सूखा और गीले में डिवाइड करें, और हम लोग कोशिश करें कि हम लोग जो है पॉल्यूशन कम से कम फैलाएं, हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट करें। ये सब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम तो निकल जाएंगे यार। आज की डेट में साउथ अफ्रीका इज़ टोटली वाटर डिप्लीटेड,
आप जानते हैं इस बात को, बैंगलोर इज गेटिंग वाटर डिप्लीटेड। इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हुई है अपने बैंगलोर में, वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया दोस्तों। पानी ख़त्म होगा, लोगों को की जन सुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी, लोगों की प्रॉपर्टी के रेट्स गिरेंगे, वहाँ पे व्यवसाय के जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी। आप जहाँ जहाँ आपका दिमाग चलता है वहाँ आप चलाते जाओ भाई। गो बैक टू द नेचर थिंग। कोशिश करो हर आदमी अपने पूरे जीवन काल में कुछ पेड़ लगाए, कुछ धरती अपने नाम पे करे जिसको वो धरती माँ की तरह संजोए, और अपने अपने क्लाइमेट को, अपने जैसे पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट देते हो वैसे यार आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हो, वैसे ही आप अपने एनवायरनमेंट, अपने क्लाइमेट और अपनी मदर अर्थ को रिस्पेक्ट दो यार। तो दोस्तों मैं इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं बंद करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि आगे एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। Until unless, adios amigos my friends, sleep tight.